गुड मॉर्निंग गाइस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर 10 साइंस का मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पहले जो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड इस चैनल के ऊपर अपलोड है बच्चों, इन वीडियोस की खासियत ये है बच्चों की छोटे से पार्ट के अंदर दो ही पार्ट का एक वीडियो बनेगा हर चैप्टर का, और बहुत छोटे से फॉर्म में बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर सारे क्वेश्चन जो अब तक बोर्ड में पूछे गए हैं वो सारे के सारे डिस्कस हो जाएंगे, और जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस हो जाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि हर एक वर्ड मेरा बोला गया इस वीडियो के अंदर वो क्वेश्चंस का आंसर है जो सीबीएसई पूछता रहता है, तो मैं आपको बताता भी रहूंगा। तो बहुत ध्यान से मेरे एक वर्ड को सुनना है आपको। जैसे कि स्टार्ट करते हैं बच्चों, हम मेटल एंड नॉन मेटल, हमारा जो पहला चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है हमारा, जो फिजिकल डिफरेंस करते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में बच्चों। जैसे हमारा मेटल्स क्या होते हैं, जो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बता देंगे सिल्वर और कॉपर जो होते हैं, एजी और सीयू, सिल्वर और कॉपर बेस्ट कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सेकंड पार्ट बच्चों यहीं से हमारा आता है, मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है मेलिएबल की। मेलिएबल्स आर दो सब्सटेंस, दोज मेटल विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिनको हम पीट पीट कर पतली चादरें बना दें, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, मेलिएबल बोलते हैं। और मेटल्स मेलिएबल होते हैं, और जो नॉन मेटल्स है वो मेलिएबल नहीं होते। सिमिलरली थर्ड पॉइंट बच्चों, मेटल्स आर डक्टाइल, आपसे पूछ लेते हैं डक्टाइल क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, मेटल्स की वायर बनाई जा सकती है। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इसी को हम बोलते हैं डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल, जबकि नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते। एक और बच्चों, मेटल्स लस्ट्रस होते हैं और नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते। एक क्वेश्चन आता है, एक ऐसी नॉन मेटल का नाम बताइए जो लस्ट्रस होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होती। केवल एक नॉन मेटल होती है जो लस्ट्रस होती है, वो होती है आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल होती है लेकिन लस्ट्रस होती है बच्चों, ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब जो मैं बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूं बच्चों आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हमने बताई ऊपर, उनसे रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या क्या है। एक तो मेलिएबल पता होना चाहिए आपको, मेलिएबल वो होते हैं जिनको थिन शीट में कन्वर्ट कर दें, और डक्टाइल वो होते हैं जिनकी वायर्स बनाई जा सकती हैं। अब देखते हैं बच्चों, जैसे कि हमारा ये है कि मेटल्स इन लिक्विड स्टेट बहुत पूछते हैं कि कौन सी मेटल लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए मरकरी लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो जो नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में पाई जाती है बच्चों वो होती है ब्रोमीन, याद रखेंगे, नॉन मेटल ब्रोमीन, और मेटल मरकरी जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। फिर मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि गुड कंडक्टर कौन सी होती है मेटल इलेक्ट्रिसिटी की, सिल्वर और कॉपर गुड कंडक्टर होती हैं, और जो लेड होता है वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद बच्चों, मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ, जो मेटल चाकू से काटी जा सकती हैं, जो सॉफ्ट होती हैं। और एक खास बात और बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, फिर मैं बता रहा हूं जहां जहां क्वेश्चन बनते हैं, किन मेटल को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं और क्यों रखते हैं, दोनों ही वही हैं, सोडियम और पोटाशियम बच्चों। सोडियम और पोटाशियम हमारी ऐसी मेटल्स हैं बच्चों, सोडियम और पोटाशियम ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम केरोसिन के ऑयल में रखते हैं और जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। चाकू से इसलिए काट सकते हैं बच्चों क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, मेन बात थी, इनको केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, बिकॉज इन एयर इन वाटर दे कैच फायर। एक वर्ड याद रख लेंगे कि वो एयर में और वाटर की प्रेजेंस में क्या कर लेती हैं, फायर पकड़ लेती हैं, आग पकड़ लेती हैं। इसलिए सोडियम और पोटाशियम को कहां रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, पानी में नहीं रखा जाता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स विच आर फाउंड इन फ्री स्टेट एंड यूज्ड इन ज्वेलरी। फ्री स्टेट में भी यही मेटल्स मिलती हैं और ज्वेलरी में भी यही यूज होती हैं, गहने बनाने में भी यही यूज होती हैं, आभूषण बनाने में भी यूज होती हैं। कौन कौन सी हैं, एयू एंड पीटी, गोल्ड और प्लेटिनम। ऐसा क्यों, क्यों बनाने की यूज होती हैं ज्वेलरी बनाने के लिए, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, सिंपल सा रीजन है बच्चों, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होती हैं, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती, और क्योंकि एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती इसलिए ये काली नहीं पड़ती। इसलिए गोल्ड और प्लेटिनम ही हमारी फ्री स्टेट में पाई जाती हैं क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। यहां से क्वेश्चन बनता है, और ये हमारी ज्वेलरी बनाने के लिए यूज हो सकती हैं गोल्ड और प्लेटिनम, बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन यहां से बनेंगे, कौन सी मेटल को कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, सोडियम और पोटाशियम को, क्योंकि वो फायर पकड़ लेती हैं। किसको, हम गोल्ड और प्लेटिनम हमारी जो है वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज होती है क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। कौन सी गुड कंडक्टर है, सिल्वर और कॉपर। कौन सी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, मरकरी। कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, ब्रोमीन।
कौन सी नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होती है? आयोडीन। ये क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहे हैं बच्चों, तो ये आपको देख लेने हैं, याद कर लेने हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये फिजिकल डिफरेंस हो गए, फिर आते हैं हम केमिकल डिफरेंस में बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल डिफरेंस क्या है मेटल और नॉन मेटल के बीच में? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एवरी ईयर जो पूछा जाता है। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं बच्चों वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सोडियम मेटल है तो सोडियम का ऑक्साइड जो होगा वो बेसिक होगा, अल्कली होगा। अल्कली और बेसिक एक ही बात है। पोटाशियम, पोटाशियम मेटल है, पोटाशियम का ऑक्साइड K2O भी क्या होगा? बेसिक होगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। और जबकि जैसे कार्बन नॉन मेटल है बच्चों, तो कार्बन का ऑक्साइड CO2 क्या हुआ? एसिडिक ऑक्साइड होगा। सल्फर नॉन मेटल है, सल्फर का ऑक्साइड SO2 क्या होगा बच्चों? एसिडिक होगा। नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर देयर आर सम ऑक्साइड विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं और एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो दोनों की तरह बिहेव करें, मेटल और नॉन मेटल की तरह। एग्जांपल ZnO जिंक ऑक्साइड और Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये आपको एग्जांपल जरूर याद रख लेने हैं, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है। आपको दे दिया CO2 दे दिया, आपको SO2 दे दिया, आपको Na2 दे दिया, आपको Al2O3 दे दिया, आपको पूछ लेगा कि इनमें से कौन बेसिक ऑक्साइड है, कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है और कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो आप ध्यान रखें, जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं वो नॉन मेटल के होते हैं, जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो मेटल के होते हैं, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड केवल दो ही होते हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो पहले पता लग गया बच्चों कि ये क्या है हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एम्फोटेरिक है। उसके बाद कार्बन नॉन मेटल है तो इसका ये एसिडिक ऑक्साइड हो गया। सल्फर नॉन मेटल है, ये एसिडिक ऑक्साइड हो गया। और Na सोडियम मेटल है, ये बेसिक ऑक्साइड हो गया। इस तरीके से बच्चों इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। उसके बाद बच्चों एक केमिकल प्रॉपर्टी का डिफरेंस और है कि मेटल्स जो होती हैं वो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। आपसे पूछ लेते हैं कौन मेटल को अगर एसिड में डाल दिया जाए तो कौन सी गैस निकलती है? तो आप बताएंगे मेटल्स को एसिड में डालने पर कौन सी गैस निकलती है बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि आप देखें एग्जांपल भी पूछ लेते हैं, Zn प्लस H2SO4, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो क्या बन गया? ZnSO4 बन गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, प्लस में कौन सी गैस निकल गई? हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब आपसे पूछ लेते हैं, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है हमारा, दो मेटल बताइए जो हाइड्रोजन गैस निकालती हैं और दो बताइए जो नहीं निकालती। तो दो निकालती हैं वो है जिंक और आयरन, जो दो मेटल्स जो हाइड्रोजन गैस निकालती हैं जब उनको एसिड में डाला जाता है। और दो मेटल बताइए जो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती जब उनको एसिड में डाला जाता है। वो कौन सी होती हैं बच्चों? वो होती हैं कॉपर और सिल्वर, जो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती है, ना निकालने वाली हैं और ये निकालने वाली हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप याद रखेंगे बच्चों। और या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि केमिकल डिफरेंस बताइए मेटल और नॉन मेटल में, तो आप बता देंगे मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। मेटल गिव हाइड्रोजन गैस, नॉन मेटल डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस विद एसिड। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये भी हमारा एक क्वेश्चन कवर हो गए। उसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं, उनको बोलते हैं हम आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, कैसे बनते हैं? जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल इनके हैं। जैसे बच्चों हमें बनाना है NaCl, Na और Cl बनाना है आयनिक कंपाउंड, ये मेटल और नॉन मेटल के पीछे बनते हैं। अब Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? Na का एटॉमिक नंबर होता है 11 और Cl का होता है 17। तो Na का लिख दिया मैंने 281 और Cl 17 लिख दिया 287, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको पता है बच्चों किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसके पीछे 8 रह जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा। और इसके पास पीछे लास्ट वाली शेल में 7 है, इसको भी एक मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ताकि ये दोनों स्टेबल हो जाएं। तो क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया बच्चों, तो Na पे कैसा चार्ज आ गया? Na पे चार्ज आ गया +1। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl पे कैसा चार्ज आ गया बच्चों? Cl पे आ गया -1। तो Na +1 और Cl -1 मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं? हमारे NaCl बन जाते हैं। ये हमारा आयनिक कंपाउंड बन जाता है। तो आप जैसे एक एग्जांपल और देखें, आपसे पूछ लेते हैं हाउ विल यू शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में।
जैसे कि बच्चों देखें, मैग्नीशियम का Mg एटॉमिक नंबर होता है 12, तो मैंने इसको लिख दिया 282। ऑक्सीजन होता है हमारा 8 एटॉमिक नंबर, इसको लिख दिया 26। अब आप देख सकते हैं बच्चों, इसकी लास्ट शेल में 6 है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए। और इसकी लास्ट शेल में 2 हैं, अगर ये 2 किसी को दे दे तो पीछे कितने रह जाएंगे? 8 रह जाएंगे। तो आपको क्लियर सा पता लग गया होगा बच्चों, अब क्या काम करेगा ये Mg अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को दे देगा। तो जब Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या बन गया? Mg पर आ गया 2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया? 2 नेगेटिव। और जब Mg 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव मिलेंगे, प्लस और माइनस 2 अपोजिट चार्ज के आयन बन गए, दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा MgO। देख सकते हैं बच्चों, इस तरीके से आप नोट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं किस तरीके से MgO हमने बनाया है। सिमिलरली बच्चों हम देखें सोडियम ऑक्साइड Na2O, पूछ ले आपसे कि सोडियम ऑक्साइड कैसे बनाएंगे, तो आप सोडियम ऑक्साइड में देखें Na2O है, मतलब 2 Na है और 1 O है। तो Na, दो तो Na बना लो पहले, एक Na ये बना लिया बच्चों, एक Na ये बना लिया और एक O है तो एक O बना लिया। अब आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 और 6। सोडियम का 11 होता है, तो 2 8 1। सोडियम का 11 होता है, फिर यहाँ पे 2 8 1। बच्चों अब आप देखें, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो किसी को स्टेबल हो जाएगा, पीछे 8 रह जाएंगे। ऐसे ही इसके पास भी एक फालतू है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन के पास किसकी कमी है? 2 की कमी है, क्योंकि लास्ट सेल में कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। 6 और 2 8, तो एक इससे तो अब क्या काम करेगा बच्चों ये? अब ये क्या काम करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, क्योंकि इसको 2 चाहिए, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो Na पे +1 चार्ज आ गया, देने वाले पे प्लस चार्ज आता है। ऐसी इस वाले Na ने भी दे दिया तो इस पे Na पे भी प्लस चार्ज आ गया। लेकिन इस ऑक्सीजन ने 2 लिए हैं, तो इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? 2 नेगेटिव आ गया। तो बच्चों ये हमारा कंपाउंड बन गया Na2O। ये हमारा आयनिक कंपाउंड बन गया Na2O। इस तरीके से बच्चों कंपाउंड्स बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है बच्चों, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनको बना के जरूर देख लें, प्रैक्टिस कर लें। एक मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं, आप इनको बना के देखें। MgCl2 का आप बना के देखें, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। नेक्स्ट बच्चों, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं और रीजन पूछा जाता है उनका कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या उसका रीजन है। जैसे कि बच्चों पहली प्रॉपर्टी है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स जो बने हमारे, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि आपने देखा बच्चों यहाँ पे प्लस चार्ज आया, यहाँ पर माइनस चार्ज आया, और प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज आयन। क्योंकि इनके अपोजिट चार्ज आयन, जो प्लस और माइनस वाले अपोजिट चार्ज आयन बने हैं, इनके अंदर क्या हो जाता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आप बता दोगे बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज आयंस। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्यों? सॉलिड स्टेट में क्यों कर सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं करते हैं? बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, क्योंकि अब्सेंस फ्री आयंस नहीं होती सॉलिड स्टेट में। लेकिन जब इनको एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया जाए, पानी में डाल दिया जाए, तो आयनिक कंडक्टिविटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, यानी पानी में डालने पर तो फ्री आयंस आ जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं आते हैं, इसलिए आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं करते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो आपसे पूछ लेते हैं व्हाई आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, तो आप बता देंगे बिकॉज इन सॉलिड स्टेट देयर इज अब्सेंस ऑफ फ्री आयंस, बट इन aqueous solution in water they conduct electricity because there is the presence of free ions in the presence of water। वाटर की प्रेजेंस में फ्री आयंस आ जाते हैं वहां पर बच्चों, इसलिए तो यहां से भी 2 क्वेश्चन जनरेट होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको समझ में आ गया हो तो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है बच्चों हमारा एलॉय। नेक्स्ट टॉपिक है एलॉय। एलॉय क्या होता है बच्चों? एलॉयज होते हैं, दीज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल, 2 मेटल्स के या फिर मेटल्स और नॉन मेटल के जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, कंप्लीट मिक्सचर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? एलॉय बोलते हैं। 2 मेटल्स लिया, मेटल को गर्म करा, गर्म करने के बाद पिघला लिया, पिघलाने के बाद ठंडा कर दिया, ठंडा करने के बाद जो बना वो एलॉय बन गया, बिकॉज इट इज द मिक्सचर ऑफ मेटल्स, 2 मेटल्स, और मेटल और नॉन मेटल। अब आपको जो एलॉय पता होने चाहिए वो पता होना चाहिए बच्चों ब्रास। आपसे पूछ लेते हैं ब्रास किसका मिक्सचर है, तो बताएंगे कॉपर और जिंक का।
यूज कहाँ होता है? डेकोरेटिव आर्टिकल्स, डेकोरेशन के अंदर यूज होता है ब्रास। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज सुना होगा आपने, ब्रॉन्ज मेडल्स। तो ब्रॉन्ज यूज होता है बच्चों, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। एसन क्या होता है? टिन। मेडल्स बनाने में यूज होता है, जैसे ब्रॉन्ज मेडल। और एक होता है बच्चों सोल्डर। सोल्डर किसका मिक्सचर होता है? सोल्डर होता है पीबी और एसएन, मतलब लेड और टिन का। सोल्डरिंग पर्पस, किसी चीज को मोल्ड करना हो उसके लिए यूज होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, इसीलिए जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, जो फ्यूज बनाने के काम आता है, वो सोल्डर बनाने के सोल्डर होता है। पूछा हुआ एग्जाम में, फ्यूज बनाने के लिए कौन सा एलॉय यूज होता है? सोल्डर यूज होता है बच्चों। सोल्डर मिक्सचर होता है लेड और टिन का। ब्रॉन्ज मिक्सचर होता है कॉपर और टिन का। ब्रास मिक्सचर होता है कॉपर और जिंक का। याद रखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। बच्चों एक चीज और है, जो हमारे एलॉयज होते हैं, अगर कोई भी एलॉय मरकरी के साथ होता है, Hg के साथ कोई भी एलॉय बनाया जाता है, तो उसको अमलगम कह देते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, व्हाट इज अमलगम? तो आप बता सकते हैं कि द एलॉय फॉर्म्ड विद द मरकरी आर कॉल्ड अमलगम। ठीक है बच्चों, तो ये आप एलॉयज की कंपोजिशन और उनके यूज भी याद कर लें। और जो सोल्डरिंग है वो फ्यूज बनाने में इसलिए यूज होता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा टॉपिक और है हमारे फर्स्ट पार्ट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कोरोजन या फिर रस्ट। रस्ट क्या होता है या कोरोजन क्या होता है? जंग लगना। आपको पता है, जो प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल, धीरे धीरे किसी मेटल का खराब हो जाना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर, एयर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में धीरे धीरे किसी मेटल का खराब हो जाना क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। और आयरन के केस में बच्चों इसको हम रस्ट कहते हैं। अब जो आयरन है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है, जो रस्ट का फॉर्मूला होता है, वो होता है Fe2O3 इंटू में XH2O, और ये ब्राउन कलर का होता है। या फिर जो सिल्वर है, चांदी है बच्चों, चांदी काली पड़ जाती है थोड़ी देर बाद हवा में रखने बाद। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो ब्लैक कलर की हो जाती है, क्योंकि उस पर कोरोजन हो जाता है, उसका रस्ट हो जाता है। तो जो आयर जो चांदी होती है, चाहे चांदी का जो रस्ट है वो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। और फॉर्म क्या होता है चांदी में? सिल्वर सल्फाइड, Ag2S फॉर्म होता है। और ऐसे ही बच्चों जो कॉपर है, जो तांबा है, वो रस्ट करने पर, रस्टिंग पर ग्रीन हो जाता है। किस वजह से ग्रीन हो जाता है? कॉपर कार्बोनेट, CuCu3 के बनने पर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको पता है ही कि हम अगर जो कोरोजन है या रस्ट है, इससे क्या कैसे बचा सकते हैं किसी भी मेटल को? उसको हम पेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्टिव मेटल की लेयर चढ़ा सकते हैं। जैसे आपको पता है, आयरन के ऊपर अगर हम जिंक की लेयर चढ़ा दें तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं बच्चों। इसी तरीके से जो पेंट करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके भी हम किसी भी मेटल को कोरोजन होने से बचा सकते हैं। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि कोरोजन का जो रस्ट है आयरन का, वो ब्राउन कलर का होता है, सिल्वर का ब्लैक कलर का होता है, कॉपर का ग्रीन कलर का होता है। और सिल्वर वाले केस में बच्चों जो ब्लैक कलर आता है वो सिल्वर सल्फाइड की वजह से आता है, Ag2S की वजह से आता है। ठीक है बच्चों, तो जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो इस वीडियो के अंदर, आप उसे बार बार देखें। सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक एक बात, एक एक क्वेश्चन को रिलेट करते हुए जो सीबीएसई में पूछे गए हैं बोली है। तो इस वीडियो को बार बार देखें, आपको उतना ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी हम आपको इस चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।